सुप्रभात बच्चों, आज हम दोहराई के इस सेशन में आपका पाठ 13 लेंगे जिसका नाम है एक तिनका और राइटर जो कवि हैं उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इस चैप्टर को हम पहले भी कर चुके हैं, आज इसकी दोहराई होगी। इसके प्रश्न उत्तर के पीडीएफ भी आप भेज चुके हैं, सबके पीडीएफ चेक हो चुके हैं, प्रश्न उत्तर भी आपको आते हैं, आपने करे हैं, उसको भी एक बार हम दोहराएंगे। साथ में आज हम व्याकरण का टॉपिक विराम चिन्ह भी लेंगे। बहुत सारे बच्चों को विराम चिन्ह का वाक्यों में प्रयोग जो है वो नहीं आ रहा है, तो वो भी एक बार दोहरा लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पाठ 13 एक तिनका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। मैंने आपको बताया था कि पाठ किसके बारे में है। पाठ इसके बारे में है कि मनुष्य अपने आप को कितना भी बलशाली समझ ले, कितना भी अपने आप को ताकतवर समझ ले, लेकिन परमात्मा कहता है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो मनुष्य का घमंड जो है वो तोड़ ना सके। मनुष्य को अपने आप को घमंडी नहीं समझना चाहिए। उसका घमंड तोड़ने के लिए परमात्मा कहता है कि एक तिनका ही काफी होता है। इसी तरह मैंने आपको पिछली बार भी ये बात समझाई थी कि जैसे ये पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, हम सब जानते हैं, हम लोग किस बात का घमंड करते हैं कि हम मनुष्य हैं, हमने परमाणु बना लिया है, बम बना लिया है, बड़ी तरक्की कर ली है, चंद्रमा पर पहुंच गए हैं। लेकिन एक छोटे से विषाणु ने क्या किया है, हम सबको हम अपने अपने घरों में बंद कर दिया है। तो यही जो बात है इस कविता में भी बताई गई है, दर्शाई गई है कि किस प्रकार कुदरत या प्रकृति या परमात्मा मनुष्य से हमेशा ही बड़ा है। एक छोटी सी चीज भी जो है वो हमारा घमंड तोड़ने के लिए काफी होती है। ठीक, तो पाठ में यही बताया गया है कि मनुष्य को अपनी किसी भी बात का, अपने ताकत का, अपने समझदारी का अभिमान या घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब टाइम आता है तो ये घमंड और समझदारी जो है वो धरी की धरी रह जाती है। जिस प्रकार मैंने आपको अभी बताया कि कोरोना काल में हम जितनी मर्जी अपने आप को समझदार बताने की कोशिश करें या कहें, लेकिन क्या है, क्या रिपीट करना है? एक मिनट जरा रुकिए। कितने चैप्टर आ गए हैं पेपर में या सिलेबस कितना है? बेटा फॉलो द सिलेबस। आपको सारा सिलेबस लिख कर भेजा गया है, एक बार नहीं, ग्रुप में भी डाला गया है, आपके पास सिलेबस भी है, वर्बली भी सारा कुछ आपको बताया गया है। अगर आप पर्सनली मुझे बार बार ये कहेंगे कि मैं सिलेबस भेजूं तो ये नहीं होगा। आपको ग्रुप में डाला गया है, आपको स्नैप होमवर्क में भी भेजा गया है, आप सबको पता है कि हमारा सिलेबस कितना है। एक बार नहीं, हर क्लास में हम दोहराते हैं कि हमारा सिलेबस कितना है, कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से नहीं। अब जबकि मंडे को आपका पेपर है और अब आप मुझे पूछ रहे हैं कि कितने चैप्टर हैं, सिलेबस क्या है, तो ये बहुत हैरानी वाली बात लगती है कभी कभी मुझे। ठीक है, सिलेबस सबको भेजा गया है, सबको पता है, और सिलेबस सबके पास भी है, जो कटा है वो भी सबको पता है, और जो लेसन्स करवाए गए हैं इतने महीनों में या जब से ये शुरू हुआ है PT3, वो भी सबको पता है। चलिए जी, पाठ 13 एक तिनका, कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसमें मनुष्य को घमंड ना करने की जो सलाह है वो दी गई है। कवि कहता है कि मनुष्य को कभी भी अपने आप को बहुत ज्यादा बलशाली या अपनी बुद्धि पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये घमंड जब हम करने लग जाते हैं तो इस घमंड को तोड़ने के लिए एक छोटी से छोटी चीज ही बहुत ज्यादा काफी होती है। एक बार इसको दोहरा लेते हैं, उसके बाद हम इसके प्रश्न भी करेंगे। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। वही बात की इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति जो अपने आप पर बहुत ज्यादा, व्यक्ति कौन? कवि अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड करता है। वो बताता है कि मैं घमंड से भरा हुआ एक दिन क्या कहाँ था? छत पर खड़ा था, छत की मुंडेर पर, जिसको हम पंजाबी में क्या बोलते हैं? बनेरा बोलते हैं, आप बालकोनी कह सकते हैं, ठीक, छज्जे पर। तो वो कहता है कि एक दिन क्या हुआ, मैं अपने घर के छज्जे पर खड़ा था, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। अचानक से एक तिनका जो है वो मेरी आंख में आकर पड़ गया। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया, बहुत ज्यादा
झिंझोड़ दिया इस बात ने मुझे, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, और मेरी आंख जो है वो बार बार मलने से, इस तरह करने से लाल होकर दर्द करने लग गई। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। मूठ मैंने पिछली बार भी बताया था क्या होता है। मूठ होता है कपड़े की पोटली, मूठ कपड़े की पोटली। अब हमारी आंख में कुछ पड़ जाए तो हम क्या करते हैं, किसी भी अपने कपड़े को गोल सा बना के उसकी आंख लगाना पड़ता है ताकि उसकी गर्माहट से या किसी भी तरीके से उस तरीके से जो तिनका है वो आंख से निकल जाए। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। दबे पांव भागना मतलब मुहावरा है, भाग जाना, एकदम से गायब हो जाना। ऐंठ अक्कड़ घमंड। तो यहाँ कहता है कि जब इस तरह मेरे साथ हुआ, मेरी आंख जो है बहुत ज्यादा दुखने लग गई और लोग कपड़े की पोटली बना बनाकर मेरी मदद करने लगे, मुझे देने लगे कि जो मेरी आंख से तिनका है निकल जाए। लेकिन इस समय पर क्या हुआ, मेरी जो बहुत ज्यादा घमंड करने की आदत है, मेरी जो घमंड है, मेरा अहंकार है, गर्व है, वो एकदम से गायब हो गया। दबे पांव भागना, गायब हो जाना। जब किसी ढब से निकल तिनका गया। ढब क्या होता है, तरीका, ढब तरीका। तो वो कहता है जब किसी तरीके से मेरा जो तिनका है वो निकल गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। तब कहता है कि मेरे दिमाग ने, समझ है ना, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि दिल और दिमाग में हमेशा जंग रहती है। दिमाग जो है वो आपको प्रैक्टिकल बातें बताता है और दिल हमेशा आपको इमोशनल ले जाता है, इमोशनल बातों की तरफ। तो वो कहता है तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, तब दिमाग ने मुझे ताने देने शुरू कर दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। वो कहता है कि मेरी दिमाग ने, मेरी समझ ने मुझे ताने देने शुरू कर दिए तो कि तू किस बात पे इतना घमंड करता है। ऐंठता मतलब घमंड करना, ऐंठता, ऐंठता घमंड करना। तो वो कहता है कि मेरे दिमाग ने, मेरी समझ ने मुझे इस तरह ताने देने शुरू कर दिए कि तू किस बात पे इतना घमंड करता है, तेरा घमंड तोड़ने के लिए एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक छोटा सा तिनका ही काफी है, एक छोटा सा तिनका भी तेरा घमंड तोड़ने के लिए काफी है। तो तुझे किसी भी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। अब ये हम पहले भी कर चुके हैं। कविता जो है इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। इसका कोई शब्द जो है वो मुश्किल, इसमें सिर्फ 3 ही हैं जो हम नहीं जानते थे। मूठ, कपड़े की पोटली, ढब, तरीका, ऐंठता, घमंड करना, ऐंठन, घमंड। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इस कविता में। अब आइए इसके प्रश्न उत्तर पे। पहले तो मैं काव्यांश के बारे में भी बात कर लेती हूँ, क्योंकि जब एक कविता है तो उसमें काव्यांश भी होगा ही होगा। ठीक है, आपके पेपर में आप जानते हैं कि हमेशा काव्यांश या जिसको हम पद्यांश कहते हैं वो होता है। ठीक है, तो इसके काव्यांश के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। काव्यांश ले लो इसका फर्स्ट 2 पैराग्राफ, फर्स्ट 2 पैराग्राफ बुक निकालिए। ठीक है, सबने निकाली हुई है ना। इसके पहले 2 पैराग्राफ जो हैं वो काव्यांश के लिए ले लीजिए। घमंडों से भरा, से लेकर कहां तक डैश डैश कर देती हूं मैं, पांव भागी। ठीक, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। ये 2 पैराग्राफ हम इसमें ले लेते हैं काव्यांश के लिए। तो पहला प्रश्न हमेशा क्या होता है काव्यांश का, आप सबको पता है, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं। मैं पहले प्रश्न लिख देती हूं, फिर इसके आंसर आप देंगे। ठीक है, हमेशा पहला प्रश्न यही होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न होगा, इस कविता के कवि
कौन है? कवि कहाँ खड़ा था? अचानक से क्या हुआ? जल्दी से दिमाग में इनके आंसर सोचते जाइए। लोग किस प्रकार कवि की सहायता करने लगे? काव्यांश हमने किया हुआ है जी। जल्दी से जिन जिन को आंसर आते हैं, रेज योर हैंड्स, हरी अप। ओके जी, सबसे पहले अकुल। हाँ जी, अनम्यूट करो खुद को अकुल। यस मैम, कौन सा पहला क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? प्रस्तुत पंक्तियां एक तिनका कविता से ली गई हैं। बिल्कुल ठीक। आपने हमेशा क्या करना है बेटा, क्वेश्चन का आंसर हमेशा गद्य भाग में ही देना है, ठीक है। सबसे पहले प्रस्तुत पंक्तियां एक तिनका कविता से ली गई हैं, क्वेश्चन एज इट इज लेना है। और एक बात और मैंने देखी है, जब भी मैं पीडीएफ चेक करती हूँ या कॉपीज चेक करती हूँ, आप क्या करते हैं, वन वर्ड में कई बच्चे आंसर देते हैं। वन वर्ड वाला इस बार मैं रॉन्ग कर दूंगी पेपरों में, चाहे ठीक होगा आंसर, वन वर्ड आंसर आई विल नॉट टेक। पूरा लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां एक तिनका कविता से ली गई हैं। मैं सबको अच्छे ढंग से समझा रही हूं कि वन वर्ड आंसर आप नहीं लेंगे, एक तिनका आप अकेला नहीं लिखेंगे, आंसर एक तिनका नहीं लिखेंगे, पूरा सेंटेंस लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां एक तिनका कविता से ली गई हैं, राइट। चलिए जी, दूसरा आंसर। बानी अनम्यूट करो खुद को, अकुल म्यूट करो, बानी अनम्यूट करो खुद को, अकुल म्यूट करो। यस मैम। दूसरा, इस कविता के कवि कौन? दूसरा, इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। बिल्कुल ठीक। इस कविता के कवि का बिल्कुल ठीक, इस कविता के कवि का नाम हरिऔध, हरिऔध। तो आपको क्या करना है कि कवि का अगर पूरा नाम आपको याद नहीं है तो आप अकेला अयोध्या सिंह भी लिख सकते हैं। मुश्किल है थोड़ा, नाम बड़ा है, उपाध्याय, हरिऔध, इनमें आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि आप अयोध्या सिंह भी अकेला लिख सकते हैं इसमें, पर आप सेंटेंस पूरा लिखेंगे, इस कविता के कवि का नाम अयोध्या सिंह है। अगला, कवि कहाँ खड़ा था? हाँ जी, हरमन। गुड मॉर्निंग मैम। कवि अपने घर के मुंडेरे पर खड़ा था। बिल्कुल ठीक, कवि अपने घर की मुंडेर पर खड़ा था। फोर्थ क्वेश्चन, अचानक से क्या हुआ? अनवे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अचानक से क्या हुआ? अचानक से स्पीक लाउडली बेटा। उनकी आंख में आ पड़ा। हाँ, अचानक से क्या हुआ? एक तिनका उड़ता हुआ आया और उसकी आंख में पड़ गया। एक तिनका उसकी आंख में पड़ गया। ठीक है बेटा, ठीक है, राइट। लोग किस प्रकार कवि की सहायता करने लगे?
और किसी को नहीं आता? मुझे ये समझ में नहीं आता सबको रेज हैंड करने में क्या प्रॉब्लम है। देयर आर ओनली 4 स्टूडेंट्स। ये हम पहले भी कर चुके हैं लेसन्स के अलावा इसकी रिवीजन भी 2 बार हो चुकी है, क्लास में भी इसका वीडियो भी भेज चुकी हूँ। इसके बावजूद भी आपके जो हैंड है कभी अप नहीं होते। हाँ जी बेटा, अवनी करो खुद को म्यूट, अनम्यूट। लोग किस प्रकार कवि की सहायता करने लगे? लोग कवि को मूठ देने लगे, कपड़े को गर्म करके कवि को मूठ देने लगे। हाँ, लोग कपड़े की मूठ बनाकर कवि को देने लगे ताकि उसकी आंख में से तिनका निकल सके। तो काव्यांश जो है इस तरह हो गया। आपको कोई भी पैराग्राफ आ सकता है। क्वेश्चंस के आंसर 1 वर्ड में ना लिखें, कविता की लाइनें ना लिखें। गद्य भाग में ही इसका आंसर आपने देना है और 1 वर्ड में नहीं देना है, पूरा एक वाक्य कंप्लीट करना है। जिस प्रकार प्रश्न में दिया गया है उसी प्रकार आपको वाक्य लिखना है। चलिए जब इसके प्रश्न उत्तर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? हाँ जी, फिर वही 4 लोग। जानवी बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। हाँ जी, एक तिनका में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड ना करने का हमें संदेश मिलता है? एक घमंडी व्यक्ति मुंडेरे पर खड़ा था। अचानक से दूर से उड़ता हुआ एक तिनका उस व्यक्ति की आंख में पड़ गया। उस तिनके ने उसकी दुर्दशा कर दी। ठीक है जी। हाँ जी, इसी घटना का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन क्या है, एक तिनका कविता में कवि के आंख में तिनका पड़ जाने की घटना का वर्णन किया है जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। ठीक है जी, गुड। ठीक है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? प्रबल। मैम 1 मिनट। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आंख बहुत दुखने लगी। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आंख लाल हो गई और बहुत ज्यादा दुखने लगी। सिंपल। ठीक है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आंख लाल हो गई और बहुत ज्यादा दुखने लगी। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या प्रयत्न किया? हार्दिक बोल करिए अनम्यूट खुद को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चा। मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या यत्न किया? घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने अपने कपड़े की मूठ बना के उसकी आंख में डाली जिससे तिनका बाहर आ गया। हाँ, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए लोगों ने क्या किया? कपड़े की मूठ बनाकर उसे देने लगे ताकि जिससे तिनका बाहर आ सके। ठीक है, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने क्या चेतावनी दी? चलिए, हरमन कहाँ गया? अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने ये चेतावनी दी कि जैसे वो हर चीज को छोटा समझ घमंड करता था, चाहे वो कुदरत हो चाहे वो इंसान, और उस दिन जब तिनका उसकी आंख में घुस गया तो वो बहुत परेशान हुआ। हाँ। इससे उसकी समझ ने उसे ये चेतावनी दी कि उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस घमंड को खत्म करने के लिए एक तिनका ही काफी है। वेरी राइट आंसर। एक तिनका कविता में घमंडी की समझ ने उसको ये चेतावनी दी कि हमें किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। हमारा घमंड तोड़ने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफी हो सकता है। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जानवी।
यस मैम। इस कविता से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी एक घमंडी व्यक्ति की एंट को तोड़ने के लिए बहुत होता है। ठीक, इस कविता से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें किसी प्रकार के शारीरिक और मानसिक बल का घमंड नहीं करना चाहिए। हमारा घमंड तोड़ने के लिए एक छोटी सी चीज ही काफी होती है। ठीक है जी, चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने मुझे बोला था कि हमें क्वेश्चंस नहीं पता, हमें क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता, मुझे उम्मीद है कि उन सबको पता लग गए होंगे आंसर्स क्या हैं। जिन्होंने नहीं पीडीएफ भेजा वो अभी भी सेंड कर सकते हैं। मंडे को आपका एग्जाम है, अच्छी तरह से कीजिए। पिछले वीडियो में हम पहले 2 पार्ट की दोहराई कर चुके हैं अच्छे ढंग से, बाकी ग्रामर की सारी दोहराई के वीडियोस आपके पास पहुंच चुके हैं। इस लेसन के बाद आज हम करेंगे विराम चिन्ह। तो सब पहले अपनी ग्रामर की जो बुक्स हैं वो निकाल लो। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह क्या होते हैं बेटा? जब हम अपना लिखते हैं, सेंटेंसेस लिखते हैं, तो उनमें भाषा की शुद्धता के लिए जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, डंडियां या कॉमास लगाए जाते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। अवनी, क्या 1 मिनट रुकिए, रेज योर हैंड बेटा। हाँ, क्या डाउट है पूछें प्लीज। मैम मैंने आपसे पूछना था कि मैम जो कारक है उसमें मैम हमने जैसे के, की है, उनको चुनना है या फिर हमें कर्ता चुनना है? जैसे राम ने बांसुरी बजाई, तो मैम राम को चुनेंगे या फिर ने को चुनेंगे? पूरा अंडरलाइन करेंगे राम ने। ठीक है बेटा? ओके मैम। अगर आपको आता है, 1 मिनट विराम चिन्ह को 1 मिनट जरा साइड पे रखें, इसका निवारण कर लें। राम ने बांसुरी बजाई, अगर ये सेंटेंस आता है, आपको दिया जाता है कि कर्ता कारक ढूंढिए, तो आप ने नहीं करेंगे, पूरा राम ने, ये अंडरलाइन करेंगे। ठीक है जी? छत पर पूरा अंडरलाइन करेंगे। गॉट माय पॉइंट बेटा? यस मैम, थैंक यू मैम। क्लियर है? कारक का पिछला वीडियो अच्छे ढंग से देखिए, अभी भेजा गया है। कब भेजा गया है आपको? वेडनेसडे को ही भेजा गया है, आज थर्सडे है, हाँ कल डाला गया है। प्लीज एक बार उसे अच्छे ढंग से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके जी, चलिए विराम चिन्ह हमने किए नहीं है, एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कैसा चिन्ह होता है? इस तरह की डंडी होती है। जब कोई सेंटेंस खत्म करते हैं, राम बाजार जाता है, सेंटेंस मेरा खत्म हो गया। इस सेंटेंस को खत्म करने के बाद मैं ये लगा रही हूं, इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। जब हम अपने वाक्यों को पूरा खत्म कर देते हैं, पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा, फुल। जब एक वाक्य खत्म हो जाता है, उसके लास्ट में जब हम उसको खत्म करने के लिए निशान लगाते हैं, ये डंडी लगाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। ठीक, अब सेकेंड, अर्धविराम। अर्धविराम कैसे होता है? इस तरह और इस तरह। अर्धविराम में हमेशा से याद रखिए कि बेटा 2 सेंटेंसेस होते हैं, 2 सेंटेंसेस को जब विराम के साथ जोड़ा जाए तब क्या होता है? अर्धविराम। ठीक, रात हो गई, ये एक पूरा सेंटेंस है। अब इसी के साथ अगर हमने दूसरा सेंटेंस थोड़ा सा पॉज देके जोड़ना है, चलो सोते हैं, चलो सोते हैं भी एक पूरा वाक्य है, तो इसमें क्या लगेगा? अर्धविराम। 2 वाक्यों को पॉज देकर जोड़ने वाला
जो ये साइन है इसे हम क्या कहते हैं? अर्धविराम। रात हो गई, चलो सोते हैं। ठीक, अब आइए अल्प विराम। अल्प विराम, कॉमर्स जिसको हम बोलते हैं। इस तरह ये क्या होता है? शब्दों के बीच में बिल्कुल थोड़ी सा विराम देने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इनको क्या कहते हैं? अल्प विराम। जैसे एक वाक्य में लिखा जाए, सीता, गीता, मीना सहेलियां हैं। ठीक है जी। वाक्य में हम सीधा नहीं लिख सकते सीता, गीता, मीना सहेलियां हैं, ऐसे नहीं बोल सकते ना। तो हम सीता, गीता, मीना सहेलियां हैं। तो इट मीन्स कि मैंने इनमें थोड़ा थोड़ा गैप जो है वो दिया है। तो ये क्या है? अल्प विराम, कॉमा। ठीक है जी। उसके बाद आइए प्रश्न चिन्ह। वो सबको पता है, इजी। प्रश्न चिन्ह, जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं उसके पीछे हम इस तरह चिन्ह लगाते हैं। तो ये क्या है? प्रश्न चिन्ह। आप क्या कर रहे हैं? ठीक है। जब भी हम कोई प्रश्न, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब भी कोई प्रश्न पूछते हैं, वो कौन है, ये कौन है, उसके पीछे हम क्या लगाते हैं? प्रश्न चिन्ह। देन देयर इज निर्देशक चिन्ह। ये किस तरह होता है? बड़ी डैश। ठीक। निर्देशक चिन्ह, जब हम कोई व्यक्ति कोई बात कर रहा है, किसी को कोई निर्देश दे रहा है, तो वहां पे हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? निर्देशक चिन्ह। अध्यापक ने कहा, सभी चुप हो जाओ। इसमें बेटा इस चिन्ह को हम उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। साथ में ही ले लो इसको, उद्धरण चिन्ह। ये क्या होते हैं? कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है। जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, पूरा सेंटेंस बोलते हैं हमारी उसी भाषा में, तो उससे हम क्या करते हैं? कॉमास या इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। जिसको अगर चेंज किया जाए, जैसे अन्वय ने आपको बताया कि काके की इस्तेमाल होता है। अध्यापक ने कहा कि चले जाओ, तो जब अध्यापक ने सीधी बात कही है, हमने उनके ही डायलॉग लिखना है, तब हम क्या लिखेंगे? उनको कॉमास में या इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। अध्यापक ने कहा, सभी चुप हो जाओ। अब जबकि अध्यापक निर्देश दे रहा है, तो ये वाला चिन्ह क्या होता है? निर्देशक चिन्ह। ठीक है जी। एक मिनट हरमन, मैं लेती हूं आपका बेटा। वेट हरमन, हाँ जी बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम आई वांट टू आस्क दैट मैम, जो मैम एग्जाम में मैम हमें ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इसमें जो विराम चिन्ह लगा है वो कौन सा चिन्ह है, या फिर मैम इस वाक्य में विराम चिन्ह लगाएं? इस वाक्य में विराम चिन्ह लगाएं। इस तरह आएगा, वाक्य दिया जाएगा, आपको विराम चिन्ह लगाना है। ठीक है जी। ओके मैम, थैंक यू मैम। म्यूट कर लो खुद को। चलिए जी, अब आइए योजक चिन्ह पे। योजक चिन्ह क्या होता है? छोटी सी डैश। ये किस चीज में होती है? दो शब्दों को जब जोड़ा जाता है, फिर से हार्दिक एक मिनट रुकिए। दो शब्दों को जब जोड़ा जाता है, जैसे ऑपोजिट वर्ड्स ही हैं, सुख दुख, हार जीत, है ना। तो जब दो शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है, उनको किन से जोड़ते हैं? योजक के साथ। हार जीत जीवन का दो पहलू हैं। हार जीत जीवन के
दो पहलू हैं। पूर्ण विराम। तो हार जीत, यहाँ पे दो शब्दों को जोड़ने के लिए हमने किस चीज का इस्तेमाल किया? योजक का इस्तेमाल किया। ठीक है जी बेटा, उद्धरण हो गया, निर्देशक हो गया, योजक हो गया। अब विस्मय, विस्मय चिन्ह। जब कहीं किसी सेंटेंस में हैरानी के, दुख के, खुशी के भाव होते हैं, आहा कितना सुंदर फूल, वाह मजा आ गया, हाय कितनी गर्मी है, दुख। ठीक, जब इस तरह के भाव प्रकट होते हैं तो ये चिन्ह क्या होता है? विस्मय चिन्ह, विस्मय बोधक। ठीक है जी, क्लियर है? अब आइए विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, विवरण क्या होता है? एक्सप्लेनेशन। किसी भी चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन देने वाली। जैसे अब अगर सपोज मैं आपको कहानी पढ़ा रही हूं, मैं कहती हूं राजा दशरथ के 3 पुत्र थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। उसके आगे मैं विवरण चिन्ह बना के 1, 2, 3 और चारों के नाम लिख दूंगी। ठीक, जब किसी चीज के बारे में हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, विवरण देते हैं, विस्तार में बताते हैं, तो यहाँ पे क्या लगता है? विवरण चिन्ह। जैसे आप पढ़ते हैं संज्ञा के 5 भेद हैं, आगे विवरण चिन्ह लगा के 1 व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। क्लियर? विवरण चिन्ह, जब किसी चीज के बारे में विवरण दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन दी जाती है। अब कौन सा रह गया? कोष्टक, हंसपद और लाघव। कोष्टक क्या होता है? ब्रैकेट्स। ठीक, जब हम किसी नाटक को पढ़ते हैं, किसी कहानी को पढ़ते हैं, तो जो अंदरूनी भाव है, जो छिपे गए भाव हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम वो सेंटेंस किस में लिखते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? कोष्टक। ठीक, वह मुस्कुराया, अब मन ही मन में। अब नाटक में उसने उसे देखा, अब अंदरूनी भाव किस तरह देखा? प्यार से देखा या गुस्से से देखा? तो जो भी हमारा भाव है वो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। जिस तरह की हमारी कहानी चल रही है, उसने उसे देखा तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे गुस्से से, ताकि हमारा जो एक्सप्रेशन है, वो जो है एक्सप्रेशन एक तरह का भाव है, वो हम जब बताना चाहते हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं उसमें बताया जाता है, दिखाना दृश्य तो नहीं हो सकता ना। तो जब जो चीज बताई जाती है, जो भाव बताए जाते हैं, उनको हम क्या करते हैं? ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो ये क्या है? कोष्टक। ब्रैकेट्स को हम क्या कहते हैं?